आज से 125 साल पहले पूरे एशिया में एक भी तेल रिफाइनरी नहीं थी, लेकिन भारत के उत्तर पूर्व के एक ऐसे घने दलदली जंगल में, जहां कोई सड़क नहीं थी, कोई बिजली नहीं थी, कोई शहर नहीं था, वहां एक पूरी रिफाइनरी खड़ी हो गई। और वो रिफाइनरी आज भी चल रही है। आप देख रहे हैं द ब्लूप्रिंट हिंदी, जहां हम बताते हैं मेगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की वो कहानियां जो इंडिया को बदल देती हैं। सोचिए, सन 1901 का साल। दुनिया में मोटर गाड़ियां अभी नई नई आई थीं। हवाई जहाज की पहली उड़ान अभी 2 साल दूर थी। और उस दौर में असम के तिनसुकिया जिले के एक घने जंगल में, जहां पहुंचने का ढंग का रास्ता तक नहीं था, इंसानों ने एशिया की पहली तेल रिफाइनरी बनाई। न आधुनिक क्रेन, न जेसीबी, न कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सिर्फ लोहे के औजार, एक जिद कि इस जमीन के नीचे जो काला सोना है उसे बाहर निकालकर साफ करके दुनिया के काम में लगाना है। यह सिर्फ एक रिफाइनरी की कहानी नहीं है, यह भारत के पूरे पेट्रोलियम उद्योग की नींव की कहानी है। और इस नींव की पहली ईंट रखी थी एक हाथी के पैर पर लगे काले धब्बे ने। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें जमीन के नीचे जाना होगा। असम का उत्तर पूर्वी इलाका, जिसे जियोलॉजिस्ट असम शेल्फ कहते हैं, करोड़ों साल पहले भारतीय भूखंड और यूरेशियाई भूखंड की टक्कर से बना है। इस टक्कर ने हिमालय को जन्म दिया और साथ में जन्म दिया असम की उस भूगर्भीय संरचना को, जिसे एंटीक्लाइन कहते हैं, यानी जमीन के नीचे एक मेहराब जैसी परत, जिसके भीतर लाखों साल से पेट्रोलियम जमा होता रहा था। दिग्बोई के नीचे की जमीन ठीक ऐसी ही एक एंटीक्लाइन पर टिकी थी, और उस जमीन के ऊपर बहती थी दिहिंग नदी, जिसके किनारों से काला तेल खुद ब खुद रिसता था। यह प्रकृति का संकेत था, लेकिन इसे पढ़ने में इंसान को दशकों लग गए। सबसे पहला दर्ज संकेत आया सन 1825 में, जब ब्रिटिश सेना के लेफ्टिनेंट आर विलकॉक्स ने ऊपरी असम के जंगलों में सफर करते हुए अपनी रिपोर्ट में लिखा कि दिहिंग नदी के किनारों से पेट्रोलियम जमीन से बाहर निकल रहा है। उनके बाद मेजर ए व्हाइट, कैप्टन फ्रांसिस जेंकिंस और कैप्टन P.S. हैनी, इन सब ने अलग अलग समय पर इस इलाके में तेल के निशान देखे और दर्ज किए। सन 1865 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के H.B. मेडिकॉट ने भी इस इलाके में कोयले की तलाश के दौरान तेल के साक्ष्य देखे। जमीन बार बार अपना रहस्य बाहर फेंक रही थी, लेकिन उसे खोदने की हिम्मत अभी बाकी थी। वो हिम्मत पहली बार दिखाई सन 1866 में। कलकत्ता की कंपनी मैकिलॉप स्टीवर्ट एंड कंपनी के मिस्टर गुडिनफ ने दिग्बोई से करीब 50 किलोमीटर दूर नाहरपुंग में भारत का पहला तेल कुआं खोदने का काम शुरू किया। यह दुनिया के पहले कमर्शियल ऑयल वेल से महज 7 साल बाद की बात थी। लेकिन यह पहला प्रयास महज 31 मीटर की गहराई पर जाकर रुक गया और कुआं सूखा निकला। जमीन ने पहली बार इनकार किया। असफलता के बावजूद तेल की तलाश जारी रही। सन 1882 के आसपास असम रेलवेज एंड ट्रेडिंग कंपनी अपनी रेलवे लाइन को डिब्रूगढ़ से मारघेरिटा तक बढ़ा रही थी। इस काम में जंगल के भीतर सामान ढोने के लिए हाथियों का इस्तेमाल होता था। एक दिन कंपनी के एक अधिकारी W.L. लेख ने देखा कि काम से लौटते हाथियों के पैरों पर काला चिकना कीचड़ लगा है, जिसमें से तेल की अजीब गंध आ रही थी। लेख तेल की खोज के एक सच्चे दीवाने थे। उन्होंने हाथियों के पैरों के निशानों को उलटी दिशा में ट्रेस किया और पहुंचे उस जगह जहां से वो काला तरल जमीन से खुद ब खुद रिस रहा था। यही था दिग्बोई। लेख ने कंपनी के निदेशकों को यह खोज बताई। 1888 में निदेशकों ने ड्रिलिंग का फैसला लिया। लेख ने खुद सारा इक्विपमेंट इकट्ठा किया, बॉयलर, ड्रिलिंग मशीनरी और स्थानीय मजदूर। सितंबर 1889 में दिग्बोई में पहला कुआं खोदा जाना शुरू हुआ। शुरुआत में 54 मीटर की गहराई पर तेल का एक छोटा भंडार मिला, लेकिन वो काफी नहीं था। ड्रिलिंग जारी रही। नवंबर 1890 में कुआं पूरा हुआ, 662 फीट यानी लगभग 202 मीटर की गहराई पर। यह था दिग्बोई का पहला कमर्शियल ऑयल वेल, एशिया का पहला। उसी जमीन पर जहां कभी सिर्फ घना जंगल था, अब तेल की धारा बह रही थी। तेल निकलने लगा था, लेकिन उसे साफ करने की जरूरत थी। सन 1893 में असम रेलवेज एंड ट्रेडिंग कंपनी ने दिग्बोई से करीब 20 किलोमीटर दूर मारघेरिटा में एक छोटी टेस्ट रिफाइनरी स्थापित की। दिग्बोई का कच्चा तेल रेल से मारघेरिटा भेजा जाता, वहां साफ होता और उससे बनते केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल
और मोम। यह भारत की पहली पेट्रोलियम प्रोसेसिंग फैसिलिटी थी। एक छोटी शुरुआत, लेकिन एक बड़े सपने की नींव। वो सपना था उसी जंगल में, उसी दलदली जमीन पर एक पूरी रिफाइनरी खड़ी करने का। मार्घेरिटा की टेस्ट रिफाइनरी एक शुरुआत थी, लेकिन एक अधूरी शुरुआत। दिग्बोई से कच्चा तेल 20 किलोमीटर दूर रेल से भेजना, वहां साफ करना और फिर वापस लाना। यह व्यवस्था न तो किफायती थी न टिकाऊ। असली जरूरत थी कि जहां तेल निकलता है, ठीक उसी जगह पर एक पूरी रिफाइनरी बनाई जाए, और वो जगह थी दिग्बोई। लेकिन दिग्बोई सन 1890 के दशक में एक घना, अंधेरा, दलदली जंगल था। वहां कोई बस्ती नहीं थी, कोई सड़क नहीं थी, साफ पानी का कोई बड़ा स्रोत नहीं था। मलेरिया का प्रकोप था। जंगली हाथी और दूसरे जानवर रोजाना रास्ता रोकते थे। ऐसी जगह पर एशिया की पहली फुल स्केल पेट्रोलियम रिफाइनरी खड़ी करना, यह सिर्फ एक इंजीनियरिंग चुनौती नहीं थी, यह एक इंसानी इरादे की परीक्षा थी। सन 1899 में असम रेलवेज एंड ट्रेडिंग कंपनी ने अपने तेल के कारोबार को अलग करने का फैसला किया और एक नई कंपनी बनाई, असम ऑयल कंपनी लिमिटेड। इस नई कंपनी का एकमात्र काम था दिग्बोई के तेल को निकालना, साफ करना और बेचना। और इस काम का पहला और सबसे बड़ा कदम था दिग्बोई में एक पूरी रिफाइनरी का निर्माण। सन 1900 में निर्माण की तैयारी शुरू हुई। पहला सवाल था, साइट कहां हो? दिग्बोई के तेल के कुएं जंगल में फैले हुए थे। रिफाइनरी को कुओं के नजदीक होना जरूरी था ताकि कच्चा तेल पाइपलाइन से या छोटी दूरी पर पहुंचाया जा सके। साथ ही रेलवे लाइन के पास होना जरूरी था, क्योंकि उपकरण और सामग्री बाहर से आनी थी और तैयार उत्पाद बाहर भेजने थे। इन दोनों शर्तों को पूरा करने वाली जगह चुनी गई और वहां जंगल की सफाई शुरू हुई। घने पेड़ काटे गए, दलदली जमीन को समतल किया गया और साइट को निर्माण के लायक बनाने में महीनों लगे। अब सबसे बड़ी चुनौती थी उपकरण लाना। रिफाइनरी के लिए भारी मशीनरी चाहिए थी। बड़े बड़े लोहे के बर्तन यानी स्टिल्स, बॉयलर, पाइप, वॉल्व और न जाने क्या क्या। यह सब इंग्लैंड और कलकत्ता से रेल के रास्ते तिनसुकिया तक आता था। लेकिन तिनसुकिया से दिग्बोई के जंगल के भीतर साइट तक, वहां भारी सामान ले जाने का एकमात्र रास्ता था हाथी। विशाल बॉयलर, लोहे के स्टिल्स के हिस्से, भारी पाइप, इन सबको हाथियों की पीठ पर या हाथियों से खींची जाने वाली गाड़ियों पर लाद कर जंगल के भीतर पहुंचाया गया। यह तस्वीर उस दौर के ऑयल एंड गैस जर्नल में भी दर्ज हुई। हाथियों की पीठ पर औद्योगिक उपकरण और पीछे पीछे मजदूरों की लंबी कतार। साइट पर पहुंचने के बाद शुरू हुआ असली निर्माण। रिफाइनरी की मूल प्रक्रिया थी क्रूड ऑयल को गर्म करके उसके अलग अलग हिस्सों को अलग करना, यानी डिस्टिलेशन। इसके लिए बनाए गए विशाल खुले बर्तन, जिन्हें ओपन स्टिल्स या कॉल्ड्रॉन कहते हैं, ये एक के बाद एक श्रृंखला में लगाए गए थे। इन स्टिल्स की दीवारें फायर ब्रिक यानी आग सहने वाली ईंटों से बनाई गई थीं। नीचे से आग जलाई जाती, ऊपर कच्चा तेल गर्म होता और अलग अलग तापमान पर उसके अलग अलग हिस्से केरोसिन, ग्रीस, मोम और फर्नेस ऑयल अलग होते जाते। यह तकनीक आज के हिसाब से भले ही सरल लगे, लेकिन उस दौर में, उस जंगल में इन फायर ब्रिक स्टिल्स का निर्माण एक असाधारण इंजीनियरिंग उपलब्धि थी। स्टिल्स के साथ साथ बनाए गए कच्चे तेल के स्टोरेज टैंक, तैयार उत्पादों के भंडारण के लिए अलग टैंक और रिफाइनरी को कुओं से जोड़ने वाली छोटी पाइपलाइनें। मजदूरों के लिए रहने की व्यवस्था बनाई गई, साइट ऑफिस खड़े किए गए और रेलवे साइडिंग को रिफाइनरी तक खींचा गया ताकि तैयार उत्पाद सीधे रेल टैंकरों में भरे जा सकें। एक पूरा औद्योगिक तंत्र उस घने जंगल की कोख में ईंट दर ईंट खड़ा हो रहा था। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 11 दिसंबर 1901। असम ऑयल कंपनी ने दिग्बोई रिफाइनरी को आधिकारिक रूप से चालू घोषित किया। शुरुआती क्षमता थी प्रतिदिन 500 बैरल। उत्पाद थे केरोसिन और फर्नेस ऑयल, ग्रीस और मोम, और एक नए युग का उत्पाद भी, पेट्रोल, क्योंकि दुनिया में मोटर गाड़ियां आ चुकी थीं। उस दिन एशिया के इतिहास में पहली बार किसी रिफाइनरी की चिमनी से धुआं उठा। उस धुएं में था एक नए भारत का पहला औद्योगिक सपना। सन 1901 में जब दिग्बोई रिफाइनरी की चिमनी से पहली बार धुआं उठा, तो उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यह छोटी सी शुरुआत
एक दिन पूरे एशिया के लिए रणनीतिक रूप से जीवन और मृत्यु का सवाल बन जाएगी। अगले 2 दशकों में रिफाइनरी चलती रही, कुएं गहरे होते रहे और असम ऑयल कंपनी अपनी सीमाओं के भीतर उत्पादन बढ़ाती रही। लेकिन असली परिवर्तन आया सन 1921 में, जब ग्लासगो, स्कॉटलैंड की एक बड़ी कंपनी बरमाह ऑयल कंपनी ने असम ऑयल कंपनी का अधिग्रहण किया। बरमाह ऑयल उस दौर की एक अनुभवी पेट्रोलियम कंपनी थी, जो म्यांमार के येनानग्याओंग तेल क्षेत्र में 1886 से काम कर रही थी। दिग्बोई उनके लिए एक नई बड़ी संभावना थी और उन्होंने इस संभावना को एक ऐतिहासिक निर्माण निर्णय में बदला। बरमाह ऑयल के आते ही कंपनी ने एक साहसी फैसला लिया। सन 1923 में पुरानी रिफाइनरी को पूरी तरह ध्वस्त करके नए सिरे से रीबिल्ड किया गया। वो फायर ब्रिक स्टिल्स जो 1901 में खड़ी हुई थीं, उनकी जगह नई उन्नत प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाई गईं, नई पाइपिंग प्रणाली बिछाई गई, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह रीबिल्ड किया गया और उत्पादन क्षमता को तिगुना करने का लक्ष्य रखा गया। यह काम आसान नहीं था। असम की सालाना 2000 मिलीमीटर से अधिक बारिश निर्माण कार्य को बार बार बाधित करती थी, लेकिन काम रुका नहीं। इस पुनर्निर्माण का नतीजा चौंकाने वाला था। सन 1926 तक दिग्बोई रिफाइनरी हर साल 5,50,000 बैरल कच्चे तेल की प्रोसेसिंग करने लगी और इसी दौर में दिग्बोई की नई फायर ब्रिक स्टिल्स इतनी प्रसिद्ध हो गईं कि शेल और स्टैंडर्ड ऑयल जैसी दुनिया की दिग्गज पेट्रोलियम कंपनियों के इंजीनियर खुद चलकर दिग्बोई आए। इन स्टिल्स की डिजाइन और टिकाऊपन को समझने के लिए जिस तकनीक को इस घने जंगल में स्थानीय परिस्थितियों की जरूरत के हिसाब से विकसित किया गया था, वही तकनीक पश्चिमी देशों के इंजीनियरों के लिए एक अध्ययन का विषय बन गई। बरमाह ऑयल के युग में रिफाइनरी के साथ साथ एक पूरा शहर भी बन रहा था। कंपनी ने दिग्बोई में ब्रिटिश अधिकारियों और इंजीनियरों के लिए विशेष बंगले बनाए, जो आज भी दिग्बोई की पहचान है। एक अस्पताल बनाया गया जो 100 साल बाद भी चल रहा है। एक क्लब बनाया गया जिसमें 18 होल का गोल्फ कोर्स था। स्कूल बने, बाजार बने और एक पूरी टाउनशिप खड़ी हुई, उसी जंगल में जहां 3 दशक पहले सिर्फ हाथी और पेड़ थे। यह सिर्फ एक रिफाइनरी का निर्माण नहीं था, यह एक पूरे औद्योगिक समाज का निर्माण था। लेकिन इस विकास के साथ एक तनाव भी बढ़ रहा था। भारत में आजादी का आंदोलन तेज हो रहा था और दिग्बोई के मजदूर भी जाग रहे थे। सन 1939 में रिफाइनरी के मजदूरों ने एक बड़ी हड़ताल की, सरदार अमर सिंह मारवाह के नेतृत्व में। यह हड़ताल सिर्फ मजदूरी और अधिकारों के लिए नहीं थी, इसके पीछे था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का व्यापक प्रभाव। ब्रिटिश प्रशासन ने इस हड़ताल को कुचलने के लिए कड़े कदम उठाए, लेकिन यह हड़ताल इस बात का सबूत थी कि दिग्बोई की जमीन अब सिर्फ तेल नहीं, इंसानी चेतना भी उगा रही थी। और फिर आया द्वितीय विश्व युद्ध। सन 1942 में जापान ने बर्मा पर कब्जा कर लिया। इस एक घटना ने दिग्बोई को अचानक एशिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल स्रोत बना दिया। बर्मा के तेल क्षेत्र दुश्मन के हाथ में थे। ईरान और अरब से आपूर्ति अनिश्चित थी और मित्र देशों की सेनाओं को तेल की सख्त जरूरत थी। हवाई जहाजों के लिए, टैंकों के लिए, जहाजों के लिए दिग्बोई अकेला बड़ा उत्पादक क्षेत्र था, जो अभी भी मित्र देशों के नियंत्रण में था। रिफाइनरी पर दबाव डाला गया, अधिकतम उत्पादन करो, चाहे कुछ भी हो जाए। कुओं को उनकी प्राकृतिक क्षमता से कहीं अधिक पंप किया जाने लगा। रिफाइनरी दिन रात चलने लगी। युद्ध के दौरान दिग्बोई का उत्पादन अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा, प्रतिदिन करीब 7,000 बैरल। तिनसुकिया तक रेलवे मार्ग को सैन्य रूप से सुरक्षित किया गया और दिग्बोई का परिष्कृत तेल उन हवाई अड्डों तक पहुंचाया गया जहां से चीन को रसद उड़ाई जाती थी। दिग्बोई से तिनसुकिया तक एक गुप्त पाइपलाइन बनाने की योजना भी बनाई गई, लेकिन जापानी हवाई हमलों के खतरे के कारण यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी। युद्ध के उन अंधेरे वर्षों में असम के इस जंगल की रिफाइनरी ने पूरे एशिया में मित्र देशों की सेनाओं की रीढ़ को तेल से सींचा। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ दिग्बोई रिफाइनरी के लिए एक नई कठिन वास्तविकता शुरू हुई। युद्ध के दौरान जिन कुओं को उनकी प्राकृतिक क्षमता से कहीं अधिक पंप किया गया था, वे जवाब देने लगे। उत्पादन तेजी से गिरा। जो युद्ध के दौरान प्रतिदिन करीब 7,000 बैरल था, वो 1960 के दशक में घटकर
3,000 बैरल प्रतिदिन पर आ गया। जमीन थक चुकी थी, लेकिन रिफाइनरी अभी भी खड़ी थी, अपनी उम्र के साथ झुकती हुई, लेकिन टूटी नहीं। सन 1947 में भारत आजाद हुआ। बरमाह ऑयल कंपनी ने रिफाइनरी का संचालन जारी रखा, लेकिन अब धीरे धीरे ब्रिटिश अधिकारियों की जगह भारतीय इंजीनियर और प्रबंधक लेने लगे। जो बंगले कभी ब्रिटिश अफसरों के थे, उनमें अब भारतीय परिवार रहने लगे। यह सिर्फ एक कंपनी का बदलाव नहीं था, यह एक पूरी संस्कृति का भारतीयकरण था। सन 1961 में दिग्बोई का तेल क्षेत्र सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड को सौंप दिया गया। अब कुआं सरकार का था, लेकिन रिफाइनरी अभी भी बरमाह ऑयल के हाथ में थी। वो बदलाव आया 14 अक्टूबर 1981 को। भारत सरकार ने असम ऑयल कंपनी में बरमाह ऑयल की शेष हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया और दिग्बोई रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL के अधीन आ गई। इस नए विभाग का नाम रखा गया असम ऑयल डिवीजन। एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी अब भारत के अपने हाथों में थी, लेकिन इस विरासत को संभालने के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आई, क्योंकि रिफाइनरी की हालत अच्छी नहीं थी। 8 दशक पुरानी रिफाइनरी की तकनीक अप्रचलित हो चुकी थी। पुरानी प्रोसेसिंग यूनिट्स, जर्जर पाइपिंग और सीमित उत्पादन क्षमता, यह सब एक आधुनिक राष्ट्रीय तेल कंपनी के लिए स्वीकार्य नहीं था। IOCL ने फैसला किया, इस रिफाइनरी को तोड़ा नहीं जाएगा, बंद नहीं किया जाएगा, इसे आधुनिक बनाया जाएगा। विरासत को बचाते हुए तकनीक को बदला जाएगा। यह एक बेहद नाजुक इंजीनियरिंग चुनौती थी, क्योंकि आधुनिकीकरण के दौरान भी रिफाइनरी को बंद नहीं किया जा सकता था। उत्पादन जारी रखते हुए पुरानी यूनिट्स की जगह नई यूनिट्स खड़ी करनी थी। पहला बड़ा निर्माण चरण आया सन 1996 में। IOCL ने दिग्बोई में एक बड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम पूरा किया। नई क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट स्थापित की गई, जो पुरानी खुली स्टिल्स की जगह आधुनिक बंद आसवन प्रणाली से काम करती थी। इस आधुनिकीकरण के बाद रिफाइनरी की क्षमता बढ़कर 0.65 मिलियन मेट्रिक टन प्रतिवर्ष हो गई। जो रिफाइनरी 1901 में प्रतिदिन 500 बैरल प्रोसेस करती थी, वो अब हर साल लाखों टन कच्चा तेल साफ करने में सक्षम थी। लेकिन आधुनिकीकरण यहीं नहीं रुका। सन 1999 में दिग्बोई में एक नई और महत्वपूर्ण यूनिट का निर्माण पूरा हुआ, डिलेड कोकिंग यूनिट। यह यूनिट प्रतिवर्ष 1,70,000 टन की क्षमता के साथ बनाई गई थी। इसका काम था कच्चे तेल के भारी, गाढ़े हिस्सों को उच्च तापमान पर प्रोसेस करके मूल्यवान उत्पादों में बदलना। सन 2002 में एक और नई यूनिट की स्थापना हुई, हाइड्रोट्रीटर यूनिट, जो अमेरिकी कंपनी UOP की तकनीक पर आधारित थी। इसका काम था डीजल में से सल्फर की मात्रा कम करना, जिससे दिग्बोई का डीजल पर्यावरण के लिहाज से बेहतर बना। और सन 2003 में आई सॉल्वेंट डिवैक्सिंग यूनिट, जो दिग्बोई के उस खास उत्पाद के लिए बनाई गई थी जिसने रिफाइनरी को दुनिया के नक्शे पर अलग पहचान दी। दिग्बोई का कच्चा तेल स्वभाव से ही उच्च मोम सामग्री वाला है, और इसी खासियत के कारण यहाँ जो माइक्रोक्रिस्टलाइन पैराफिन वैक्स बनता है, वो इतना शुद्ध होता है कि यूरोप के देश उसे चिकित्सा और सौंदर्य उद्योग के लिए आयात करते हैं। इस यूनिट ने इस उत्पादन को और अधिक परिष्कृत और अधिक मात्रा में संभव बनाया। इन सभी नई यूनिट्स के निर्माण और कमीशनिंग के साथ दिग्बोई रिफाइनरी ने एक ऐसा गौरव हासिल किया जो किसी और को नहीं मिला। यह बनी IOCL की पहली रिफाइनरी जिसने BS6 यानी भारत स्टेज 6 का ईंधन उत्पादन किया। एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी सबसे साफ ईंधन बनाने वाली पहली रिफाइनरी भी बन गई। सन 2003 तक दिग्बोई रिफाइनरी तकनीकी रूप से एक आधुनिक संस्था बन चुकी थी, लेकिन उसकी असली पहचान कभी सिर्फ तकनीक से नहीं थी। उसकी पहचान थी उसकी उम्र से, उसकी स्मृति से और उस जमीन से जिसने एक शताब्दी से भी अधिक समय तक बिना रुके, बिना थके भारत को ऊर्जा दी। और इसीलिए जब रिफाइनरी ने अपना 100वां जन्मदिन मनाया तो सिर्फ जश्न नहीं मनाया गया, उस इतिहास को सहेजने का काम भी शुरू हुआ। दिग्बोई सेंटेनरी म्यूजियम, यह वो जगह है जहां समय ठहर जाता है। डिस्कवरी वेल के ठीक बगल में बना यह म्यूजियम भारत के पेट्रोलियम इतिहास का एक जीवित दस्तावेज है। यहां रखे हैं 1890 के दशक के ढलवांग लोहे के स्टिल्स, वही स्टिल्स जिनमें पहली बार दिग्बोई का कच्चा तेल गर्म हुआ था। यहां एक अनोखा संग्रह है, कांच की शीशियों में बंद कच्चे तेल के नमूने,
जो सन 1902 से लेकर आज तक के अलग अलग कुओं से लिए गए हैं। वैज्ञानिक इन नमूनों का अध्ययन करके यह समझते हैं कि एक सदी से अधिक समय में हाइड्रोकार्बन किस तरह बदलते हैं। यह सिर्फ एक म्यूजियम नहीं, यह एक जीवित प्रयोगशाला है। और उसी म्यूजियम के पास खड़ा है वो कुआं, डिस्कवरी वेल, जहां से सन 1889 में पहली बार दिग्बोई की जमीन ने अपना काला खजाना बाहर दिया था। यह कुआं आज भी संरक्षित है। यह सिर्फ एक पुरानी संरचना नहीं, यह भारत के पेट्रोलियम उद्योग की जड़ है। इस कुएं के बिना न दिग्बोई होता, न असम ऑयल कंपनी, न बर्मा ऑयल, न IOCL का असम ऑयल डिवीजन, और शायद भारत का पेट्रोलियम इतिहास कुछ और ही होता। रिफाइनरी ने केवल तेल नहीं दिया, इसने एक पूरे समाज को भी बनाया। IOCL का AOD अस्पताल, जो 100 साल से अधिक पुराना है, आज भी दिग्बोई और आसपास के इलाकों के लोगों की सेवा कर रहा है। सन 1986 में स्थापित असम ऑयल स्कूल ऑफ नर्सिंग हर साल 60 जरूरतमंद लड़कियों को नर्सिंग की पेशेवर शिक्षा देता है। वजीफे के साथ IOCL की सामाजिक जिम्मेदारी के तहत पिछले 3 वर्षों में करीब 32 करोड़ रुपए से अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर खर्च किए गए हैं। वो जमीन जहां कभी कोई बस्ती नहीं थी, आज एक ऐसे शहर में बदल चुकी है जहां स्कूल हैं, अस्पताल हैं, बाजार हैं और एक 18 होल का गोल्फ कोर्स भी है। दिग्बोई में एक युद्ध कब्रिस्तान भी है, द्वितीय विश्व युद्ध के उन सैनिकों की स्मृति में जो बर्मा अभियान में शहीद हुए। यह कब्रिस्तान उस दौर की गवाही देता है जब दिग्बोई सिर्फ एक रिफाइनरी नहीं, एक युद्धकालीन किला था। यहां आकर आप महसूस करते हैं कि इस जमीन ने कितनी परतें जी हैं। खोज, निर्माण, विस्तार, युद्ध, आजादी, राष्ट्रीयकरण, आधुनिकीकरण और अब भविष्य, क्योंकि दिग्बोई की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। IOCL ने रिफाइनरी की क्षमता को 0.65 मिलियन मेट्रिक टन से बढ़ाकर 1.0 मिलियन मेट्रिक टन प्रतिवर्ष करने की एक बड़ी विस्तार परियोजना को मंजूरी दी है। नई प्रोसेसिंग यूनिट्स, नई हाइड्रो प्रोसेसिंग तकनीक, यह सब उस रिफाइनरी में जोड़ा जा रहा है जो पहले से 125 साल पुरानी है। उसी जमीन पर जहां कभी फायर ब्रिक की दीवारों में खुली आग पर कच्चा तेल उबाला जाता था, अब डिजिटल कंट्रोल रूम और आधुनिक हाइड्रो ट्रीटिंग यूनिट्स खड़ी हो रही हैं। यही दिग्बोई की असली ताकत है। यह रिफाइनरी न तो संग्रहालय की वस्तु है, न सिर्फ इतिहास की किताब का एक अध्याय। यह एक जीती जागती, सांस लेती, उत्पादन करती संस्था है जो हर दिन उत्तर पूर्व भारत को ईंधन देती है, हर दिन दुनिया के बाजारों में अपनी विशेष पहचान बनाए रखती है और हर दिन यह साबित करती है कि अगर नींव मजबूत हो तो इमारत कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, गिरती नहीं। सन 1867 में असम के एक घने जंगल में एक हाथी के पैर पर लगे काले धब्बे से जो कहानी शुरू हुई थी, वो कहानी आज भी लिखी जा रही है। उस जमीन पर जहां कभी सिर्फ अंधेरा था, आज रोशनी है। उस जमीन पर जहां कभी कोई बस्ती नहीं थी, आज एक शहर है। और उस जमीन पर जहां कभी पसीने और इरादे से एक पूरी विरासत खड़ी होती थी, आज वही विरासत भारत का भविष्य रोशन कर रही है। दिग्बोई सिर्फ भारत की पहली रिफाइनरी नहीं है, दिग्बोई भारत के औद्योगिक सपने की पहली चिंगारी है और वो चिंगारी आज भी जल रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले मेगा प्रोजेक्ट की कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली